सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। तो मेरे चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है वो है छायावाद, जो कि हाँ, बहुत सारे सेमेस्टर या बीए पीजी में पढ़ना होगा आप लोगों को। तो अभी हम पीजी के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो पीजी में सेमेस्टर 1 का सेकेंड पेपर में ये पढ़ना है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो हम छायावाद का शुरू कर रहे हैं और ये जो इकाई 1 में है आधुनिकीकरण का अवधारणा, फिर द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, हिंदी गद्य का विकास, जो कि अपलोडेड हो चुका है। जिन लोगों को वीडियो खोजने में थोड़ा दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता दूंगी। और छायावाद की परिस्थितियाँ, छायावाद की नामकरण, ये सब वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगी कि अगर अपलोड है तो लिंक शेयर कर दूंगी, अगर अपलोड नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए बिल्कुल अपने सरल भाषा में छायावाद के बारे में जानते हैं। तो छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईसा 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवानी रही है। क्या बोला जा रहा है कि छायावाद जो है वो हिंदी साहित्य के, कौन से साहित्य की, हिंदी साहित्य के क्या है, रोमांटिक उत्थान, मतलब इसमें ज़्यादा रोमांटिक तरह का कविताएं रचनाएं ज़्यादा मतलब मिलती, इसलिए इसे छायावाद को रोमांटिक युग भी बोल सकते हैं, रोमांटिक उत्थान भी कह सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग, मतलब रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईसा 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवानी रही है। छायावाद की जो रोमांटिक उत्थान का युग है, जिसका 1918 से 1936 तक का ईस्वी को रोमांटिक उत्थान का प्रमुख युग माना गया है। कब से कब को? 1918 से 1936 तक को। फिर है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मतलब छायावाद के कवि तो बहुत बहुत सारे हैं, पर ये जो नाम बताए गए हैं जयशंकर प्रसाद, ये आपको याद रखना चाहिए। पीजी में तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, पर बीए में पूछता है और 12th 11th में पूछ सकता है। तो फिर भी आप हमेशा इस पॉइंट को, इसके ये कवि को याद रखना है। कम से कम ये 4 कवि, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये जो चारों कवि है वो छायावाद के क्या है, प्रमुख कवि है। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी इस छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं और काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मतलब ये मुख्य कवि है जो बहुत सारे योगदान दिए हैं छायावाद युग में। तो ये आप अच्छे से याद नोट कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। फिर है छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मतलब जो इस युग का छायावाद जो नाम पड़ा, जैसे कि हर युग का नामकरण बहुत डिफरेंट होता है। कोई छायावाद रखा, कोई कुछ रख दिया, कोई कोई और वाद रखा, अपना अपना तरीके से नाम रखता है हर युग का। तो छायावाद जो ज़्यादा लोग इसमें सहमति दिए, तो जो छायावाद नाम है वो किसने रखा था? तो रखे थे मुकुटधर पांडे जी ने। किसने? मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद का नामकरण किए थे। तो वही बोला जा रहा है कि छायावाद का नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। फिर है मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिससे निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। क्या बोला जा रहा है कि मुकुटधर पांडे ने, ठीक है, श्री शारदा पत्रिका में, कौन से पत्रिका में? श्री शारदा पत्रिका में। तो ये पत्रिका किनके द्वारा था? तो मुकुटधर पांडे के द्वारा, ठीक है। तो श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया। उसमें क्या किया उन्होंने? एक निबंध को प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। और सबसे पहला जो छायावाद का नाम का जो उन्होंने प्रयोग किया उसी निबंध में किया। तो ये निबंध कहाँ पे प्रकाशित किए थे उन्होंने? तो श्री शारदा पत्रिका में। एक पत्रिका थी जिसका नाम था श्री शारदा पत्रिका, उसी में मुकुटधर पांडे जी ने एक निबंध प्रकाशित किया था, जिस निबंध में उन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था।
फिर है प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब छायावाद की जो प्रमुख अगर विशेषताएं देखा जाए कि छायावादी युग में छायावादी रचनाएं में क्या ज़्यादातर पाई जाती है, तो वो है प्रकृति प्रेम। मतलब प्रकृति से प्रेम के बारे में रचनाएं बताई गई है, जिसे आप पढ़िएगा तो पूरी प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति से जो प्रेम है, लगाव है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में जानने को मिलेगा, महसूस होगा। फिर नारी प्रेम, फिर नारी के प्रति प्रेम के बारे में जानने को मिलेगा। मानवीकरण, लोगों का अपना सोच, अपना क्या व्यक्तित्व है वो देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक जागरण मिलेगा। फिर कल्पना की प्रधानता, मतलब कल्पना के, जैसे कोई कवि रचना कर रहे हैं तो वो कल्पना के माध्यम से कुछ रचना कर रहे हैं अपने अनुसार, जिससे आप पढ़कर खुद में ये कल्पना कर सक रहे हैं। मान लीजिए कोई लिखा है गाय चर रही है, ठीक है, तो आप दिमाग में झट से आपका फिगर बनेगा, पिक्चर बनेगा कि गाय ऐसे घास चर रही है। तो वही कल्पना करके जो कवि रचनाएं लिख रही है, जो उस छायावाद में कल्पना की भी प्रधानता मिलती है। फिर आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो ये सारे क्या है, छायावाद के प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद रचनाएं में यही सारी चीज पाई जाती है। जैसे आप इसको लंबा कीजिएगा, अब मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है विशेषताएं, अगर पूछ दिया छायावाद की विशेषताएं क्या, तो आप इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। प्रकृति प्रेम लिख दीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा इसका डिफिनेशन दे दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए क्वेश्चन। यही होता है लिखने का तरीका। अब मेन पॉइंट आपको याद है तो आप उसको बढ़ा के बहुत सारे क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा करके आप लिख सकते हो। तो विशेषता में भी ये काम आ जाएगा। फिर आप छायावाद के बारे में, आपको सिर्फ छायावाद टॉपिक आ गया कि इसकी समीक्षा कीजिए, इसके बारे में लिखिए, तो बिल्कुल आपको विस्तार से पहले छायावाद लिखिए, छायावाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिख दीजिए। चाहे विशेषताएं आपको नहीं लिखना तो इसी पॉइंट को आप लिख दीजिए कि छायावाद रचनाएं के अंदर ये चीज़, जैसे कि प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम पाई जाती है, तो प्रकृति प्रेम लिख के डैश दे के थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, नारी प्रेम लिख के डैश दे के इसी तरह लिख दीजिए। तो ये दोनों तरह में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। बस आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो आप अच्छे से एग्जाम पेपर लिख पाओगे, मेरे जैसा। फिर है छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। छायावाद में क्या हुआ कि हिंदी में, तो इसके बाद बताया जा रहा है कि हिंदी ने में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रसिद्ध कर दिया। मतलब छायावाद में क्या हुआ कि फिर से जो है खड़ी बोली का ज़्यादा लिखावट होने लगा। लोग जो रचना कर रहे थे छायावाद के समय, तो वो ज़्यादातर खड़ी बोली का उपयोग कर रहे थे। इसके बाद ब्रज भाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रज भाषा जो था वो हिंदी काव्य धारा से, जो हिंदी में काव्य धाराएँ लिखे जा रहे थे, उसमें से ब्रज भाषा को क्या हो गया, बाहर कर दिया गया। इसमें हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। और इसने क्या हुआ, छायावाद में जो रचनाएं हो रहे थे उस समय क्या हुआ कि हिंदी को नए शब्द, मतलब नए नए शब्द हिंदी में जुड़ने लगे, प्रतीक तथा प्रतिबिंब उसमें जुड़ने लगे, उसको मिला। फिर इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा में समृद्ध हो गई। और इसके प्रभाव से क्या हुआ कि इस दौर का, मतलब छायावाद का जो दौर का गद्य, मतलब की रचनाएं थे, वो गद्य की भाषा भी समृद्ध हो गई, ठीक है। इसकी भाषा भी क्या हुआ कि थोड़ा बढ़ चढ़ गया। हिंदी में जैसे शब्द जुड़ने लगे तो बड़ा बड़ा रचनाएं होने लगे, गद्य की तरह बदलने लगा। जैसे कि कविताएं छोटे छोटे शब्द में लिखे जाते थे। कविताएं आज भी पूरा संपूर्ण हिंदी में नहीं लिखा जाता, थोड़ा बहुत उसमें ऐसा रहता है वर्ड कि हमें संस्कृत से हिंदी करना पड़ता है। तो वही बताया जा रहा है कि छायावाद में जो है कि गद्य की भाषा भी समृद्ध हो गई। धीरे धीरे गद्य कहानी की तरह, मतलब इसकी रचना से गद्य में निबंध आ गया, उपन्यास है, ये सारे आते हैं गद्य में, सिर्फ कहानियाँ नहीं आती है। तो इस सारी चीज़ का क्या हुआ, समृद्ध हो गई, बढ़ गई। फिर इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे, छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग होने लगा था और धीरे धीरे हिंदी में नए नए शब्द जुड़ने लगे थे। फिर है छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। जो छायावाद के नामकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, मुकुटधर पांडे को दिया जाता है, जो कि हम लोग देखें ही। फिर इन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा जबलपुर पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। किसने, तो मुकुटधर पांडे जी ने सबसे पहले 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका, जो हम लोग पढ़े, श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक
4 निबंधों की एक लेखमाला किया। छायावाद नामक 4 निबंध लिखे उन्होंने, तो कौन सी भाषा में? हिंदी में लिखे थे, ठीक है। और उसी को उन्होंने प्रकाशित भी करवाई थी। फिर मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित कविता कुकरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। और मुकुटधर पांडे जी के द्वारा रचित कविता थी, गद्य नहीं कविता थी। कौन सी कविता? कुर्री के प्रति, और यही छायावाद का प्रथम कविता माना जाता है। मुकुटधर पांडे की रचनाएं पूजा फूल, कानन, कुसुम, आंसू, प्रेम बंधन और अन्य भी है। ये है छायावाद की रचनाएं। किनकी रचनाएं? मुकुटधर पांडे की रचनाएं। फिर हम लोग आगे देखेंगे छायावाद के कुछ परिचय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। जो हिंदी कविता में है जो छायावाद का युग है वो कब आया? तो द्विवेदी युग के बाद आया, ठीक है। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। द्विवेदी युग की जो कविता थी वो कैसे थी? उपदेशात्मक, मतलब उपदेशात्मक थी, ठीक है, और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरोध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान भावनामेयुक्त कविता रची गई। मतलब कि द्विवेदी युग की जो कविताएं थी वो ज़्यादा देश के प्रति, फिर मतलब इतिवृत्ता, मतलब उसमें ज़्यादा सीरियस वाले जो होते हैं ना कविताएं, वो सारी थी। उसमें कुछ कल्पना नहीं था, जैसे कि कोई कल्पना कर सके, थोड़ा रुचि ले सके, या जिसमें प्रेम भावना ज़्यादा नहीं थी। उसमें देश के प्रति और द्विवेदी युग में देश के प्रति ये सारी चीज़ सीरियस टॉपिक ज़्यादा होते थे। पर इस चीज़ को छायावाद ने थोड़ा विरोध किया, और इसके विद्रोह करते हुए उन लोगों ने, छायावादी कवि लोगों ने कल्पना प्रधान, ठीक है, कल्पना मतलब कल्पना वाले रचनाएं, भावों में नित्युक्त कविताएं रचे। और भाव के प्रति, जैसे कि कवि क्या भाव रख रहा है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को, अपने मन के भावों को कविताएं के द्वारा लिखना शुरू किया और अपने राय विचार को देना शुरू किया, अपने भाव प्रकट करना शुरू किया। छायावाद कवि में प्रेम को रखना शुरू किया। प्रेम प्रकृति के प्रति कैसे उसका प्रेम है, कैसे वो एक पेड़ से, एक हवा से, कण कण से खुद को जुड़ा पाता है, ये सारे चीज़ को छायावाद में फीलिंग्स को ज़्यादा जगाया। मतलब होता है ना, जैसे कि हम लोग किसी से अगर प्यार करते हैं, या प्यार किसी से भी हो सकता है, भगवान के प्रति प्यार हो सकता है, प्रकृति के प्रति प्यार हो सकता है, या किसी अगर लड़की है तो लड़का के प्रति, और लड़का है तो लड़के के प्रति। ये सारे प्रेम भावना जो खुद की फीलिंग्स होता है, जो खुद का होता है ना, उस चीज़ को ज़्यादा छायावाद में प्रयोग किया गया। उस तरह की रचनाएं ज़्यादा पाई गई, ठीक है। फिर यह भाषा और भावों के स्तर पर अपने दौर के बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से बहुत प्रभावित हुई। क्या बोला जा रहा है कि यह भाषा और भावों के स्तर पर, ठीक है, मतलब छायावाद के जो रचनाएं थी, जो कवि लोग थे, वो लोग कहते हैं कि भाषा और भावों के स्तर पर अपने दौर के बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि, कहाँ के? बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि। तो कब ये सारी चीज़ हो रही थी? तो छायावाद युग में, ठीक है। तो सुप्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से बहुत प्रभावित हुई। जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हैं वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपने गीतांजलि से बहुत प्रभावित हुई। मतलब छायावाद के युग में जो रचनाएं थी, उस सभी लोग ये सारी रचनाएं से, गीतांजलि रचनाएं से, फिर बांग्ला के जो सुप्रसिद्ध कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो जिनके द्वारा गीतांजलि लिखी गई थी, वो सारे रचनाएं से क्या हुए? लोग बहुत प्रभावित हुए। या प्राचीन संस्कृत साहित्य, वेदों, उपनिषदों तथा कालिदास की रचनाओं और मध्यकालीन हिंदी साहित्य भक्ति और श्रृंगार की कविताओं से भी प्रभावित हुई। और जो छायावाद के लोग थे वो लोग वेदों, उपनिषदों तथा कालिदास की रचनाएं जो थी, और मध्यकालीन हिंदी साहित्य की भक्ति और श्रृंगार की जो कविताएं थी, उससे भी कहीं ना कहीं छायावाद युग
के जो कवि लेखक थे वो लोग प्रभावित थे और उसी तरह से मिलता जुलता थोड़ा सा वहाँ से भी कुछ कुछ लेके और रचनाएं कर रहे थे। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी प्रभाव लक्षित होता है। और इसमें जो है छायावाद युग में क्या है कि आपको बौद्ध दर्शन करने को भी मिलेगी और सूफी दर्शन का भी प्रभाव थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। छायावाद युग उस सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का सार्वभौम विकास काल था जिसका आरंभ राष्ट्र परिधि में भारतीय युग से हुआ था। क्या कहा जा रहा है कि छायावाद युग जो है वो उस सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का सार्वभौम विकास काल था जिसका आरंभ जो है वो कब से माना जा सकता है, तो राष्ट्रीय परिधि में भारतेंदु युग से हुआ था। तो ये था हमारा छायावाद का कुछ परिचय। छायावाद आखिर क्या है, इसके मुख्य कवि कौन कौन से हैं, फिर छायावाद का नामकरण किसने किया, फिर से छायावाद का युग कब से कब तक का है, इसको फिर रोमांटिक उत्थान भी कहते हैं जिसका युग इतना से इतना तक है। तो ये सारी चीज़ को हमने इस वीडियो पे क्लियर किया। आई होप आपको छायावाद के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी होगी इस वीडियो से। अगर मेरे वीडियो में कुछ भूल चूक होती भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं।